Hello and welcome everyone. Welcome to Agri Concept. So today in this video we will discuss agriculture current affairs. So first of all I would like to say that if you do not subscribe our YouTube channel till yet, then you can subscribe our YouTube channel and press bell icon for daily basis sessions, and you can also join our Telegram channel, and link given in the description. You can join our Telegram from the link, and you will be able to get free quizzes on our Telegram channel. So you have to join our Telegram channel and subscribe our YouTube channel. So let's start today's agriculture current affairs sessions. तो सबसे पहले अपन बात कर लेंगे इसके अंदर जो सेशंस होते हैं, उसके अंदर सबसे पहले बात करें अपन अप्रैल 2022 के जो हमारे जो करंट अफेयर्स और एंड रूरल करंट अफेयर्स, रूरल डेवलपमेंट के करंट अफेयर्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो में 2 या 3 पार्ट्स में आने वाला है, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आप लोग इसको देखते नहीं हो। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा है वो अपन बात करेंगे इसके अंदर इसके अंदर बात करेंगे द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज़ अप्रूव्ड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द रोड जूट ऑन 2022-23 सेशन। अब क्या किया है, जो कैबिनेट है हमारा इकोनॉमिक अफेयर्स का, उसने क्या किया है, मिनिमम एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो रो जूट के ऊपर क्या किए, उन्होंने अप्रूवल दे दिया है उसको। और किस सेशन के लिए दिया है, वो सेशन हमारा रहेगा, सेशन के लिए दिया है 2022-23 के लिए। तो इसके अंदर अपन डिटेल्स में बात कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें लिखा हुआ है द एमएसपी ऑफ रो जूट हैज़ बीन फिक्स्ड एट। अभी ये एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक तो ये पूछा जा सकता है कि रो जूट के लिए जो एमएसपी डिसाइड हुई है वो कौन से सेशन के लिए डिसाइड हुई है। साथ में यहाँ पे पूछेगा कि जो हमारी जो फिक्स कितनी जो प्राइस फिक्स की है एमएसपी की रो जूट के लिए वो कितनी है। तो अपन प्राइस देखेंगे तो वो कितनी है, 4750 रुपीज़ पर क्विंटल के हिसाब से। ये क्विंटल आपको याद रखना, पर क्विंटल के हिसाब से ये प्राइस रखी गई है। और जो हमारा जो सेशन है 2022-23 रहने वाला है, विथ एन इंक्रीज ऑफ 250 रुपीज़ ओवर द प्रीवियस ईयर। लास्ट ईयर से हमें क्या हुआ है कि 250 रुपये ज़्यादा इसके ऊपर इंक्रीज हुए हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे द अनाउंसमेंट ऑफ रो जूट फॉर द 2022-23 सेशन इज इन लाइन विद द प्रिंसिपल ऑफ फिक्सिंग द एमएसपी एट अ लेवल ऑफ एटलीस्ट 1.5 times all over India's weightage average cost of production as annual by the government in the budget 2018-19। अब क्या हुआ है कि जो हमारा इंडिया का जो बजट था 2018-19 का, तो उसमें क्या डिसाइड हुआ था, उसमें डिसाइड हुआ था कि जो हमारे एमएसपी होगा वो इस बेस पे डिसाइड होगा कि जो हमारा कोई भी क्रॉप है उसका प्रोडक्शन कॉस्ट होगी उसके 1.5 टाइम्स वो ज़्यादा होना चाहिए एमएसपी। उसके बेसिस पे जो ये एमएसपी है वो फिक्स की जाएगी। तो 2022-23 सेशन में क्या हुआ है कि जो हमारी जो जितनी भी एमएसपी फिक्स हुई है क्रॉप्स की, वो 1.5 टाइम्स क्या है, उनके जो प्राइस है वो ज़्यादा हुई है एज़ कम्पेयर टू द प्रोडक्शन के लिए। जैसे हमारे को एक याद कर लेते हैं हम कि हमारा 100 रुपये लग रहा है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसका 1.5 टाइम्स वो ज़्यादा रुपए हमें देगा एमएसपी के तौर के ऊपर। तो ये 1.5 टाइम्स हमें ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितने टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए एटलीस्ट, मतलब ये तो मिनिमम है 1.5 टाइम्स तो ज़्यादा होना चाहिए एमएसपी। वो ज़्यादा अगर क्रॉप डिमांड होती है तो एमएसपी ज़्यादा भी बढ़ सकती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। एमएसपी के बारे में क्या है, एमएसपी द रेट एट विच गवर्नमेंट बाइज ग्रेन फ्रॉम द फार्मर। ये क्या है, एमएसपी एक रेट है या प्राइस है जिसके ऊपर क्या करती है गवर्नमेंट, कोई भी हमारा जो फार्म प्रोड्यूस होता है, मतलब जो भी उसके अंदर क्राइटेरिया के अंदर एमएसपी में जो क्रॉप्स आती है जितनी भी, तो उसके वो क्या करती है, परचेज करती है। एमएसपी एक रेट है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी की फुल फॉर्म होती है। द एमएसपी और द एमएसपी इज द रेट एट विच गवर्नमेंट परचेज क्रॉप फ्रॉम द फार्मर्स and it is based on the calculation of at least 1.5 time of the cost of production of the incurred by the farmer। हमने बात कर ली कि जितना 1.5 टाइम्स क्या होगा जो कॉस्ट होगी उसकी फार्मर के लगेगी, उससे ज़्यादा एमएसपी की क्या होनी चाहिए, प्राइस होनी चाहिए। द यूनियन बजट फॉर 2018-19 हैज़ अनाउंस्ड दैट एमएसपी विल बी केप्ट एट द लेवल ऑफ 1.5 टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। ये अपन ने बात कर ली कि यूनियन बजट 2018-19 में क्या हुआ था कि 1.5 टाइम्स ज़्यादा कॉस्ट और प्रोडक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए एमएसपी। तो ये बात कर ली। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है कि कौन से यूनियन बजट के अंदर ये 1.5 टाइम्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा एमएसपी होनी चाहिए, उसकी बात हुई तो वो 2018-19 में हुई थी।
फिर बात करेंगे द MSP इज फिक्स ट्वाइस ए ईयर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो CACP है उसके रिकमेंडेशन के अनुसार ही क्या की जाती है, MSP फिक्स की जाती है। और कब की जाती है, ट्वाइस की जाती है। ट्वाइस क्यों? क्योंकि एक तो रबी सीजन होता है, एक खरीफ सीजन होता है। तो उसी उसी के अनुसार जैसे खरीफ की अपन सोइंग करेंगे तो उससे पहले क्या है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि हमारे जो MSP है वो अनाउंस कर देती है कि भाई इस क्रॉप के लिए इतने देने वाले इसके लिए। वैसे ही रबी की अगर क्रॉप सोइंग कर रहे हैं तो उससे पहले क्या करती है गवर्नमेंट, हमें अनाउंस कर देती है कि इसकी MSP हम इतनी देंगे, इसकी इतनी देंगे। तो ये क्या होता है, ट्वाइस अ ईयर MSP क्या की जाती है, रिकमेंडेशन अनाउंस की जाती है। और रिकमेंडेड कौन करता है, गवर्नमेंट को रिकमेंड करता है CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। और इसको जो अनाउंसमेंट करता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, रिकमेंडेड CACP करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, AFO नाबार्ड ऐसे क्वेश्चन ऐसे एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अनाउंसमेंट कौन करता है, वो रिकमेंडेशन करता है। तो रिकमेंडेशन का आपको याद रखना CACP करता है। वही अनाउंसमेंट की अगर बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, इसको अनाउंसमेंट करती है। विच इज़ जो अपन CACP की बात कर लेते हैं, विच इज़ स्टैट्यूटरी बॉडी डेट सबमिट सेपरेट रिपोर्ट्स रिकमेंडिंग प्राइस ऑफ द खरीफ एंड रबी क्रॉप। ये क्या है, सेपरेट रिपोर्ट देती है, खरीफ के लिए अलग देती है और रबी के लिए अलग देती है। नेक्स्ट अपन बात कर लें, ये जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वो आएगा, उत्तर प्रदेश रिप्लेस वेस्ट बंगाल एज द टॉप वेजिटेबल प्रोड्यूसर। अब इसके अंदर अब देखेंगे कि उत्तर प्रदेश ने क्या किया कि हाल ही में उत्तर प्रदेश ने जो वेस्ट बंगाल जो पहले जो हमारा वेजिटेबल प्रोड्यूसर में नंबर 1 पे आता था इंडिया में, उसको रिप्लेस कर दिया है। और उसकी जगह किसने ले ली है, उसकी जगह अभी ले ली है उत्तर प्रदेश ने ले ली है। तो उत्तर प्रदेश ने क्या किया है, वेस्ट बंगाल को पीछे पछाड़ दिया है वेजिटेबल प्रोड्यूसर के मामले में। तो उत्तर प्रदेश हैज़ बिकम द टॉप प्रोड्यूसर स्टेट द वेजिटेबल प्रोड्यूस रिप्लेसिंग द वेस्ट बंगाल। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में कौन सा जो स्टेट है वो नंबर 1 पे चल रहा है किसमें, वेजिटेबल प्रोडक्शन में। तो हम वेस्ट बंगाल ना करके वहाँ पे क्या करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश करने वाले हैं। वही उसी के साथ और देख लेते हैं कुछ टॉप 3 स्टेट्स है वेजिटेबल प्रोडक्शन के लिए। FY का मतलब हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश आ रहा है, इसका प्रोडक्शन अपन देख सकते हैं 29.58 मिलियन टन रहने वाला है। इसके बाद में दूसरे नंबर पे अभी वेस्ट बंगाल हो गया है और तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश। इनका प्रोडक्शन देखने वाले हैं, वही वेस्ट बंगाल का अपन देखते हैं 28.23 मिलियन टन रहने वाला है। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं 20.59 मिलियन टन जो हमारा प्रोडक्शन है वो रहने वाला है। ऑन द अदर हैंड आंध्र प्रदेश रिमेन द टॉप ऑफ फ्रूट प्रोडक्शन। और फ्रूट प्रोडक्शन के अंदर पहले भी आंध्र प्रदेश ही आ रहा था और अभी भी क्या है, आंध्र प्रदेश ही फ्रूट प्रोडक्शन के अंदर आ रहा है। तो आपको ये भी याद रखना है, फ्रूट प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश आ रहा है नंबर 1 पे इंडिया के अंदर। वही अपन बात करते हैं वेजिटेबल की, तो वेजिटेबल में कौन आ रहा है, हमारा वेस्ट बंगाल की जगह उत्तर प्रदेश आ रहा है। अब नेक्स्ट एक और बात कर लेते हैं, ये वाला लास्ट रहने वाला, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट आने वाला। तो द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैज़ इनोग्रेट द कंप्रेहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन द नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग में इन्होंने क्या किया है, मैनेज है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने नेचुरल फार्मिंग पे एक इनोग्रेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम इनोग्रेट किया है। तो ऑर्गेनाइज बाय, और ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट। जो मैनेज हम जानते हैं जो कि हैदराबाद में क्या है, हेड क्वार्टर है। तो मैनेज के द्वारा क्या किया गया है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम किया गया है। तो मैनेज के बारे में थोड़ी जानकारी लेने वाले हैं। और क्वेश्चन यहाँ से कैसा बन सकता है, क्वेश्चन की पहले बात कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हो सकता है, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर हैज़ इनोग्रेट द कॉम्प्रेसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन नेचुरल फार्मिंग ऑर्गेनाइज बाय। ये क्वेश्चन यहाँ से काट के इतना होता है। अब ये पूछेगा आपको किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, तो वहाँ पे आपको पूछेगा मैनेज दिया वो होगा या नियम दे सकता है, और भी कोई इंस्टीट्यूट है उनके नाम दे सकता है। तो आपको वहाँ पे मैनेज का जो क्या आंसर क्या है सिलेक्ट करना है। या ऐसे पूछ सकता है कि मैनेज ने अभी हाल ही में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था नेचुरल फार्मिंग के ऊपर, तो वो किसके द्वारा किया गया था, वहाँ पे अपन याद रखें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने इनोग्रेट उसको किया था। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आपको दोनों याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने ऑर्गेनाइज करवाया है और किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, इनोग्रेशन किया है, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर में वो ऑर्गेनाइज किया गया मैनेज के द्वारा। मैनेज की बात करते हैं, इस्टेब्लिश हुआ था 1987 में, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। वही अपन बात करते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर द चैलेंजेस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन रैपिडली ग्रोथ ऑफ डाइवर्स एग्रीकल्चर सेक्टर्स। ये क्या करता है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का काम करता है। और 1987 में इस्टेब्लिश हुआ था, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। और जितने भी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोग्राम्स होते हैं उनके एक्सटेंशन में ये काम करता है।
नेक्स्ट अपन बात करें नेचुरल फार्मिंग क्या होती है। नेचुरल फार्मिंग कैन बी डिफाइन एज, हम नेचुरल फार्मिंग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, केमिकल फ्री फार्मिंग है जिसमें अपन क्या कर सकते हैं, फार्मिंग एंड लाइव स्टॉक बेस्ड साउंडली ग्राउंडेड इन एग्रो इकोलॉजी। इट इज़ अ डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम दैट इंटीग्रेट्स क्रॉप ट्रीज एंड लाइव स्टॉक अलाउइंग द ऑप्टिमल यूज ऑफ फंक्शनल बायोडाइवर्सिटी। अब इसमें अपन बात कर रहे हैं नेचुरल फार्मिंग में ऐसे कि जितने भी हमारे नेचुरल सोर्सेस है उनका अपन यूज करते हैं, ये केमिकल फ्री है, इसमें अपन कोई भी केमिकल्स वगैरह का यूज नहीं कर सकते हैं। और इसमें क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड क्रॉप्स का यूज करते हैं, जैसे ट्रीज भी लगा रहे हैं इसके अंदर, लाइव स्टॉक भी यूज कर रहे हैं और क्रॉप्स भी लगा रहे हैं। तो इनका क्या होता है कि एक तरीके से सबका इंटीग्रेटेड यूज हो गया, तो हमें क्या मिलता है, जैसे ट्रीज से भी हमें क्या होता है, उनका बायोमास जैसे पत्तियाँ वगैरह झड़ती है, उससे हमें क्या मिलता है, एक तरीके से कार्बन का सोर्स होता है, जो कि लिए हमारी क्रॉप्स के लिए जब सोइल में डिग्रेड होगा तो अच्छा फ़ायदेमंद होगा। वही अपन लाइव स्टॉक की बात करेंगे, लाइव स्टॉक को क्या मिलेगा, क्रॉप से क्या मिलेगा, उसको उनका जो फोडर है चारा मिल जाएगा, और साथ में जो हमारी सोइल है उसको क्या मिलेगा, लाइव स्टॉक जब मैन्योर करेंगे, जो एक्सक्रिएटर निकालेंगे तो उससे हमें क्या, हमारी क्रॉप को क्या मिल जाएगा, मैन्योर मिल जाएगा। तो ये क्या है, इंटीग्रेटेड सोर्स है, इसमें केमिकल्स वगैरह का यूज नहीं करें, एक तरीके से नेचुरली चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। द नेचुरल फार्मिंग अप्रोच विच इज द इंट्रोडक्शन बाय द, ये हमारा एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कई बार, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि किस नेचुरल फार्मिंग को किसने इंट्रोड्यूस किया गया था। तो हमारा मानसोबुआ फोकुओका, जो भी जैसा भी आपको प्रोनाउंसिएशन हो वो आप देख लीजिएगा। तो मानसोनोबा फोकुओका, जो ये हमारे जो भी साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या है, जैपनीज फार्मर था, सॉरी साइंटिस्ट नहीं है, सॉरी जैपनीज फार्मर है, इन्होंने क्या किया है, नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट दिया है, तो इन्होंने इसको क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है। एंड फिलोसफर, ये एक फार्मर भी है, एक फिलोसफर भी है। इन हिज बुक 1975, और इनकी एक बुक थी द वन स्ट्रो रिवोल्यूशन, इनकी एक किताब भी लिखी हुई है इन्होंने, द वन स्ट्रो रिवोल्यूशन 1975 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, इन इंडिया नेचुरल फार्मिंग इज़ प्रमोटेड बाई भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम। जो हमारा इंडिया है उसके अंदर जो नेचुरल फार्मिंग किसके द्वारा प्रमोट की जाती है, तो वो की जाती है BPKV, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम। और ये किसके अंडर में काम करती है, अंडर द परंपरागत कृषि विकास योजना। जो हमारी ये स्कीम है PKVY, जो परंपरागत कृषि विकास योजना है, इसके अंदर जो भारतीय कृषि पद्धति प्रोग्राम है, इसके अंडर में ये क्या किया जाती है, हमारे यहाँ पे इंडिया में नेचुरल फार्मिंग का क्या किया जाता है, प्रमोटेड की जाती है। BPKV is aimed to be promoting traditional indigenous practices which reduce externally purchase inputs। तो BPKV है जो भारतीय परंपरागत कृषि प्रोग्राम है, पद्धति प्रोग्राम है, उसमें क्या, ये क्या करता है, प्रमोटिंग करता है ट्रेडिशनल इंडिजीनियस। ट्रेडिशनल मतलब जो हम पहले से करते आ रहे हैं, पहले हम केमिकल्स वगैरह का यूज नहीं करते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, इसके द्वारा एक तरीके से जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी हमारी, जिनमें हम इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज का यूज किए जाते थे, हम जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूज किए जाते थे, ऐसे मेन्योर की तरह या फर्टिलाइज़र की तरह, तो उनका उसको प्रमोट करिए ये। और ये रिड्यूस करिए किसको, एक्सटर्नली परचेस इनपुट। जैसे कि हम कोई भी चीज़ बाहर से लेके आ रहे हैं, जैसे फर्टिलाइज़र लेके आ रहे हैं, या कोई भी हम इंसेक्टिसाइड लेके आ रहे हैं, पेस्टिसाइड लेके आ रहे हैं, तो उनको क्या कर सकती है, एक तरीके से रिड्यूस करिए कि हमें बाहर से कोई चीज़ लाना नहीं पड़े मार्केट से, ये फालतू की जितने भी केमिकल्स वगैरह है उसको रिड्यूस करिए। और हम क्या करते हैं, एक तरीके से हमारे जो फार्म है उसी के अंदर हमारे जितने भी पेस्टिसाइड्स वगैरह है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, उनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये वाला तो हमारा ख़त्म हो जाएगा, और जो ये बाकी के जो बचे हुए हैं ये अपन नेक्स्ट वाला जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर कंप्लीट करेंगे। तो इसी के साथ इस सेशन को एंड करेंगे। साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो हमारा एग्री कॉन्सेप्ट चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन के लिए डेली बेसिस पर आपको क्यूज मिलेंगे, और जो हमारा जो सेशन होता है उसी के बेसिस पे भी आपको क्यूज वहाँ पे अपलोड मिल जाएंगे। तो इसी के साथ सेशन को एंड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।